हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड में हर एक 2 साल पर पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो लेंसों का फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करें। यानी जो ये दो लेंस है वो दोनों सटा सटा कर रखा गया है, उसका फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना है। यही पूछता है बिहार बोर्ड में। आई होप आप लोग को अच्छा से, आशा करता हूँ मैं कि आप लोग वीडियो अच्छा से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो एक ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। उसके बाद F1 और F2 दो लेंस है ना। उसके बाद O से लेकर और P तक ये दोनों के बीच की दूरी U है। उसके बाद यहाँ पर P से लेकर I' E इसके बीच की दूरी V है। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर प्रथम लेंस के लिए करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। यहाँ पर देखिए, ये पहला लेंस के लिए है। ये लेंस अभी इधर झांप देते हैं और ये लेंस के लिए है, सिर्फ ये लेंस F1 के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/f = F1, क्योंकि ये फर्स्ट लेंस लिए हैं, इक्वल टू 1/v। और v देखिए, v इस जगह क्या है, v इस जगह क्या हो जाता है, p और I' हो जाता है, यानी pi' और माइनस 1/u। ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए, I जो प्रथम आभासी वस्तु का कारण, ये प्रथम आभासी वस्तु का कार्य करता है और प्रतिबिंब I पर बनाता है। ये है I', ये जो प्रथम वस्तु का कार्य करता है और प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है, I पर बनाता है। इस जगह प्रतिबिंब ये बनाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी होगी, बट ये जो I' है ये प्रतिबिंब का कार्य करता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो इस जगह लिखेंगे समीकरण 2, यहाँ पर लिख देते हैं, द्वितीयक लेंस के अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन से यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1/f2 = में 1/v और माइनस 1/u। अब देखिए, u आता है वस्तु की दूरी ना, वस्तु की दूरी आता है यहाँ से लेकर, और यहाँ ये दूसरा लेंस के लिए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ना। तो इसीलिए u बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए u बराबर अब क्या होता है, तो यहाँ पर pi' होगा, क्योंकि ये जो है I' ये वस्तु का कार्य करता है और ये जो I है ये प्रतिबिंब का कार्य करता है। इसीलिए I' वाला ये होगा क्या, ये जो वस्तु का कार्य करता है, इसलिए pi' होगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख दिए। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आते हैं F1 और प्लस में ये क्या है 1/f2 = में। अब देखिए यहाँ पर 1/pi1 और माइनस 1/u और प्लस 1/v और माइनस 1/pi'। अब देखिए ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा,
1/f1 और प्लस में 1/f2 इक्वल टू में अब देखिए -1/u और प्लस में 1/v ना 1/f1 और प्लस में 1/f2 इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर ही f हो जाता है लेंस सूत्र से, तो 1/f यही हुआ समतुल्य फोकस दूरी, यही हुआ समतुल्य फोकस दूरी। अब देखिए यदि में n लेंसों के लिए तुल्य फोकस दूरी कहेगा निकालने के लिए, तब कैसे निकालिएगा, तो n लेंसों के लिए तुल्य फोकस दूरी, n लेंस के लिए तुल्य फोकस दूरी देखिए यहाँ पर 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/f1 और प्लस 1/f2 और फिर प्लस 1/f3 इक्वल टू इसी डॉट 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 1/fn तक हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें वो पूछता है। उसके बाद देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते केकरा है, वह प्रकाश की यंत्र जिसमें दो लेंसों की सहायता से अति सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अति सूक्ष्म वस्तु यानी देखिए माइक्रोस्कोप होता है, मानिए उसी तरह से ये भी है, वही में वस्तु देखा जाता है। अति सूक्ष्म भी वस्तु को बहुत ही आसानी से ये देख लेता है, इसीलिए इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और आप लोग फिगर समझने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास करिएगा, ताकि आप लोग प्रयास करिएगा नहीं तब तक आप लोग खुद से प्रयास नहीं करिएगा तो फिगर नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पर देखिए एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है जो यहाँ से एक उत्तल लेंस से गुजरता है। यह है विरल माध्यम, यह है सघन माध्यम की तरफ प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कोण बनाती है यानी त्रिभुज बनाती है, बी डैश ए डैश और ओ, एगो बीटा अल्फा त्रिभुज हुआ, उसकी यानी जो अल्फा ये थीटा कोण हुआ। उसके बाद देखिए एगो कोण बनाता है बी डैश ए डैश और ये यहाँ पर ओ डैश हो जाएगा, इस जगह लिखते हैं ओ डैश ना, इसको ओ डैश माने, बी डैश ए डैश और ओ डैश ये बीटा कोण बनाता है। यहाँ पर देखिए ये हो गया कोण, इस लेंस का नाम है अभिदृश्य लेंस, यहाँ पर लिख देते हैं अभिदृश्य लेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये है, इसको कहते हैं नेत्र लेंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी से लेकर ओ तक यह है वस्तु की दूरी, इसे यू ओ से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर इस मतलब नेत्र लेंस के लिए ई है, तो यानी आँख से देखते हैं तो ई से, तो यानी यू ई दे दिए, और ओ है तो इधर ओ लिए तो ओ दे दिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर इसको माने हैं वी ओ, यानी ये माने हैं प्रतिबिंब की दूरी और इक्वल टू माइनस में डी मान लिए हैं इसको। अब देखिए यहाँ से ओ से लेकर और बी डैश ये बीच की दूरी होता है वी ओ। आई होप आप लोग यहाँ तक तो अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब मेन पॉइंट आता है इसका आवर्धन क्षमता बराबर, यहाँ पर लिखेंगे m इक्वल टू आवर्धन क्षमता क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कोण बट्टे न्यूनतम वस्तु द्वारा कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे
अच्छा से लिखेंगे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देखिए अंतिम प्रतिबिंब ये हुआ, उसके बाद न्यूनतम प्रतिबिंब ये हुआ। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण क्या बीटा है और न्यूनतम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण क्या है अल्फा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कोण, तो यहाँ पर लिखते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना। यहाँ पर देखिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण और उसके बाद न्यूनतम वस्तु द्वारा बना कोण। यहाँ पर लिखेंगे m इक्वल टू क्या बीटा इसके बट्टे में अल्फा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीटा तो ये हुआ और यहाँ पर ये न्यूनतम मान है, इसीलिए इसको m इक्वल टू क्या मान लेते हैं, m इक्वल टू मान लेते हैं tan बीटा और इसे tan अल्फ़ा मान लिए। उसके बाद देखिए m इक्वल टू मानते हैं फिर से tan बीटा को क्या, यहाँ पर देख सकते हैं tan बीटा है ना, तो tan बीटा मतलब लंब बट्टे आधार ना, तो लंब बट्टे आधार tan बीटा को मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे लम इसमें क्या हो जाता है, लम हो जाता है क्या ए डैश और बी डैश इसमें लम हो जाता है। इस जगह देखिए अच्छा से ए डैश बी डैश लम हो जाता है और यहाँ पर बी डैश और ओ डैश क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो इस जगह लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लम बट्टा आधार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर बीटा बराबर क्या लिखेंगे ए डैश और बी डैश इसके बट्टे में आधार क्या है बी डैश और ओ डैश आधार हो गया इसके बट्टे। अब देखिए tan बीटा, अब देखिए tan बीटा के लिए यहाँ पर देखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है tan बीटा के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये है, इसको उठाकर इस जगह देंगे तब ना बनेगा इसके तरह, इसीलिए इसको नीचे इधर बनाते हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ चुके। यहाँ पर देखिए ये है, इसको ए माने हैं, इसको ए माने हैं और इसको बी और यहाँ पर इसको ओ माने हैं। तो यहाँ पर बी और ओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दूरी होगा डी। अब देखिए उसके बाद देखिए ए वी यानी बीटा ये है, अल्फ़ा कोण ये बनाता है, तो ए वी ये हो गया लम, ए वी क्या हो गया लम हो गया इसका। उसके बाद बी डी बी ओ क्या हो गया आधार हो गया बी ओ, इसमें तो कटने वाला कुछ नहीं है। तो अब लिख लेते हैं m इक्वल टू क्या ए डैश बी डैश इसके बट्टे में बी डैश ओ डैश गुना बी ओ को ऊपर भेज देंगे बी ओ और बट्टे में ए बी। इतना तक तो आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए नीचे वाले को उलट फेर कर देते हैं, यहाँ पर m इक्वल टू क्या लिख देते हैं ए डैश बी डैश इसके बट्टे में ए इधर ए बी को इधर आन लेते हैं, बी डैश और ओ डैश को उधर भेज देते हैं। ए बी को इधर ला लिए और ये है नीचे वाला बी डैश और ओ डैश को इधर कर लिए। ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए अब इसके बाद समरूपता के नियम से देखेंगे ना, त्रिभुज जो बनाए हैं उसके समरूपता के नियम से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज क्या है ए वी ओ। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर समझाते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आवे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एगो त्रिभुज हुआ। उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एगो त्रिभुज हुआ ना, ये दोनों त्रिभुज हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए ये त्रिभुज ए बी ओ इसके बराबर हुआ क्या बी डैश ए डैश बी डैश और ओ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इस जगह लिखेंगे समरूप है ये दोनों त्रिभुज। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज क्या है उस जगह बी डैश यानी ए डैश बी डैश और ओ समरूपता
से। आई होप तो आप लोग यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको तो जैसा का है वैसा ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए अब फिर से बी, ये हो गया क्या, बी डैश और ओ डैश, इसके बराबर क्या होगा, बी ओ ना। यहाँ पर लिखेंगे फिर से बी डैश और ओ, इसके बट्टे क्या होगा, इसके बट्टे में अब होगा बी ओ ना। इसके बट्टे अब क्या होगा, बी ओ होगा, बी ओ। अब इक्वल टू में देखिए, अब इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये जो पहला समीकरण वाला था इसको इस जगह उतार देंगे, बी ओ, और इसके बट्टे में बी डैश और ओ डैश। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर से अब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से इस जगह देखिए अब लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से। उसके बाद यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। ये कैसे आया आप लोग समझे। यहाँ पर देखिए बी डैश ओ डैश एक अथी था, उसको भी लिए, मतलब कि वो लम, वो जो आधार था इसका आधार था और उसका लम था तो वो लिए। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पूरा ले लिए बी और बट्टे में बी डैश ओ। उसके बाद देखिए बी डैश और ओ को क्या इधर माने हैं, बी डैश, यहाँ पर देखिए बी डैश और ओ को क्या माने हैं, बी डैश और ओ को माने हैं भी ओ ना। उसके बाद बी और ओ को माने हैं यू नॉट, यहाँ पर क्या लिखा है, यू ओ लिखा है। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद लिख देते हैं इस जगह चिन्ह परिपाटी से ना, बी डैश ओ को क्या माने हैं, बी डैश ओ को माने हैं भी ओ। ये प्लस में क्योंकि ये लेंस के इधर बनता है, अडी उधर बनता तो ये माइनस में होता। अब देखिए बी ओ को क्या माने हैं, बी ओ इधर बनता है तो ये माइनस में होगा, तो इसको ये जैसा का है वैसा ही लिखेंगे यू ओ, माइनस में यू ओ। उसके बाद अब देखिए गुना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद बी ओ को इस जगह देखिए क्या माने हैं, बी ओ को क्या माने हैं, डी माने हैं, तो इस जगह माइनस में डी लिख देते हैं। उसके बाद अब देखिए बी डैश ओ डैश को क्या माने हैं, यहाँ पर देखिए अच्छा से बी डैश और यह देखिए अच्छा से देखिए बी डैश और ओ डैश को क्या माने हैं, यू ई माने हैं, तो इधर है तो ये भी माइनस में होगा ना, यू ई माइनस में है। ये भी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लस में है और बाकी बात सब माइनस में ही है। इसको आप मान लेते हैं समीकरण क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण अब 3। उसके बाद देखिए ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए जब स्थिति फर्स्ट होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी के स्पष्ट बिंदु पर बने, यहाँ पर लिखेंगे स्थिति फर्स्ट ना। फर्स्ट स्थिति में लिखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी के स्पष्ट बिंदु पर बने, तो ये लिख देते इस जगह, यहाँ पर लिख दिए जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी के स्पष्ट बिंदु पर बने तब क्या होगा। उसके बाद देखिए वी ई इक्वल टू माइनस में इसको डी मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो यहाँ पर देखिए लेंस सूत्र से तो लिखेंगे 1/f ई इक्वल टू में 1/v ई और माइनस में 1/u ई, लेंस सूत्र वाला ये है। उसके बाद देखिए 1/f ई इक्वल टू 1/v ई को क्या माने हैं, भी ई को माने हैं माइनस में डी और माइनस में यू ई को यू, जैसा ये माइनस में यू ई इसलिए है क्योंकि इस जगह देख सकते हैं आप लोग फिगर में, यहाँ पर यू ई इसलिए माइनस माने हैं क्योंकि बी डैश और ओ डैश ये इधर ही बनता है, इसीलिए ये माइनस में ही रहेगा।
यानी बी ई माइनस में ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर 1/e ये माइनस में ही हो जाएगा। यहाँ पर यू ई ये प्लस हो गया, अब ये दोनों प्लस हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/fe। अब देखिए ये माइनस वाला है, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो उससे पहले इसमें कर देते हैं कुछ और काम, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देखिए इक्वल टू पहले सबसे पहले तो इधर ले आते हैं, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर ये माइनस में था तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा 1/d इक्वल टू इधर बच जाएगा 1/ue। उसके बाद देखिए यहाँ पर d से दोनों तरफ गुना कर देंगे, d से दोनों तरफ गुना करने पर देखिए 1/f इसमें करेंगे तो हो जाएगा dy/f ही, और प्लस में d/d, ये दोनों कट ही जाएगा और यहाँ पर भी बचेगा dy/ue। यहाँ पर हो जाएगा क्या, d और बट्टे में fe और प्लस में 1, ये हो गया। अब इस जगह बचा ue ना, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखिए अब आता है क्या, अब आता है दूसरा इक्वेशन वाला। यहाँ पर लिखेंगे फिर से, ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे फिर से समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये समीकरण 2 है। यहाँ पर देखिए माइनस ये तो कट ही जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस ही हो गया, d/ue, d/ue इसमें उसका मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में रखते हैं, और माइनस में क्या है, और गुना में यहाँ पर de और बट्टे में fe, d और बट्टे में क्या है fe, और यहाँ पर प्लस में क्या होगा, अब 1 है ना, 1 है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब है दूसरा स्थिति, तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा स्थिति। ये पहला स्थिति खत्म हो गया, अब है दूसरा स्थिति, तो उसको लिखते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए u इक्वल टू क्या होता है, माने हैं FO। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में u के जगह पर क्या लिखेंगे, FO का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देख सकते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है माइनस में VO/UO और गुना में D/UE, इस जगह धर देंगे F का FO धर देंगे, तो ये हो गया। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 को VO/EO और माइनस में है ये, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है, और d 1/, यहाँ पर d वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ लगा देंगे FO। यही हुआ दूसरा समीकरण का दूसरा स्थिति,
ये फर्स्ट स्थिति। खगोलीय दूरदर्शी की रचना एवं इसकी आवर्धन क्षमता की गणना करें। ये देखिए 2-4 बार पूछा गया प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग यदि फिगर समझ जाते हैं तो आप लोग अच्छा से इसका प्रूव्ड कर देंगे, अच्छा से प्रूवडेशन आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग समझिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिगर यदि आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये फिगर हुआ। यहाँ पर से जब प्रकाश की किरण आती है तो ये यहाँ पर एक अभिदृश्य लेंस है, ये जो पार करती है, इससे गुजरती है, इस जगह मिलते हैं, इस जगह प्रतिबिंब बनाती है। ए डैश और बी डैश पर ये प्रतिबिंब बनाती है। ये भी एक वस्तु है, उससे प्रकाश की किरण आती है। ये है विरल माध्यम, इधर है सघन माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ए डैश और बी डैश पर प्रतिबिंब बनता है। इस जगह से तब फिर ये गुजरता है किरण, तब यहाँ से ये नेत्र लेंस है, यहाँ से यदि देखते हैं तब ये इधर प्रतिबिंब बनता है A2 और B2 पर। A1 और V2 पर प्रतिबिंब बनता है फिर इससे नेत्र लेंस की सहायता से ना। उसके बाद देखिए ए डैश और ओ की बीच, यानी ए डैश और ओ डैश की बीच की दूरी UE होता है, और ओ और ए डैश की बीच की दूरी FO होता है। उसके बाद देखिए त्रिभुज है ए डैश ओ और बी डैश, ये एक त्रिभुज है। फिर एगो ये त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ, एगो ये भी त्रिभुज है। ये बीटा कोण हुआ, ये अल्फा कोण हुआ। उसके बाद देखिए आप लोग तो यहाँ तक बहुत ही अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब करेंगे इसका बहुत ही अच्छा से शानदार तरीके से इसका सॉल्व। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आवर्धन क्षमता पूछता है ना। आवर्धन क्षमता, यहाँ पर देखिए आवर्धन क्षमता की गणना करें। रचना तो कर चुके हैं, रचना ये हुआ। उसके बाद देखिए ये आवर्धन क्षमता की गणना करें। तो आवर्धन क्षमता की गणना करें तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर, आवर्धन क्षमता को किससे सूचित करते हैं, m बराबर, यानी प्रतिबिंब की दूरी और बट्टे न्यूनतम दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, जो अंतिम प्रतिबिंब है ये है अंतिम प्रतिबिंब, इसके द्वारा जो बनाया गया कोण, और न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बनाया गया कोण, न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बनाया गया कोण, यानी ये बीटा कोण हुआ, ये अल्फा कोण हुआ। ये दोनों का चर्चा है इसमें। यहाँ पर लिखेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, उसके बाद न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बनाया गया कोण, वो लिखेंगे बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं m बराबर, यानी आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण बट्टे में न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बनाया गया कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, देख सकते हैं इस जगह। और यहाँ पर देखिए अंतिम प्रतिबिंब मतलब आप लोग नहीं समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश, ये अंतिम प्रतिबिंब का ये कोण हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश, इसका भी उभयनिष्ठ है। ये देखिए यहाँ पर ये इधर बीटा कोण बना है, इधर अल्फा कोण बना है। तो ये अंतिम कोण हुआ और ये न्यूनतम कोण हुआ ना। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं डिटेल्स से थोड़ा। यहाँ पर देखिए बीटा कोण और बट्टे में अल्फा कोण, ये बहुत ही न्यूनतम मान होता है, इसीलिए इसको tan बीटा मान लेंगे। m इक्वल टू इसको मान लेते हैं tan बीटा, और नीचे वाले को tan क्या मान लेंगे, tan अल्फा। अब देखिए बीटा यहाँ पर आता है, कौन आता है, यहाँ पर देखिए tan, जैसे tan बीटा, tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो इसमें लंब क्या होगा, ए डैश और बी डैश लंब होगा।
और आधार कौन होगा, ए डैश और ओ डैश आधार होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार होगा ए डैश ओ डैश, और लंब कौन होगा, ए डैश बी डैश लंब होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस जगह, देखिए बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पर एम इक्वल टू लिखेंगे ए डैश और बी डैश लंब हो गया, और यहाँ पर ए डैश ओ डैश क्या हो गया, आधार हो गया, ए डैश ओ डैश। उसके बाद देखिए इसके बट्टे में क्या है, टेन बीटा है, तो टेन बीटा वाला इधर देखिए ए डैश बी डैश ये लंब हो गया, ए डैश और बी डैश लंब हो गया। इसके बट्टे में अब देखिए ये हो गया अल्फा है ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये आधार इसका कौन हुआ, ओ, और ए डैश और ओ ये आधार हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश ओ आधार हो गया। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, अब यहाँ पर क्या बचेगा, अब ये ऊपर में चल जाएगा, तो एम इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए ए डैश ओ और नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा ए डैश और ओ डैश, ए डैश ओ डैश ये नीचे चला आया। अब देखिए ए डैश और ओ को क्या माने हैं, यहाँ पर देखिए ए डैश और ओ को क्या माने हैं, एफ ओ माने हैं। उसके बाद ए डैश और यहाँ पर देखिए ए डैश और ओ डैश को क्या माने हैं, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। ए डैश और ओ डैश को क्या माने हैं, यू ई माने हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डैश ओ डैश को क्या लिखेंगे, ए डैश ओ को क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू ए डैश ओ को क्या लिखेंगे, इधर देखिए एफ इधर है, एफ ओ माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ओ, और इसके बट्टे में अब देखिए इसको क्या माने, ए डैश और ओ डैश को क्या माने, यू ई। यहाँ पर देखिए ये नेत्र लेंस से पहले है तो इसका प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा ना, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में यू ई ना, ये हो गया समीकरण फर्स्ट ना, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर समीकरण सेकंड में अब चलते हैं ना। यहाँ तक तो आई होप आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखिए अब दूगो स्थिति आता है, एगो पहला स्थिति आता है जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, या दूसरा स्थिति ये है जब ये प्रतिबिंब होता है ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति को निपटारा करेंगे, आप लोग अच्छा से देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट है ये। यहाँ पर लिखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, लिख दिए अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। यहाँ पर देखिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी, तो यहाँ पर देखिए भी ई को मान लेते हैं इक्वल टू में माइनस में डी मान लेते हैं ना। यहाँ पर देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर B2 और ये था जो नेत्र लेंस था इसको D माने थे, इसीलिए इसको माने भी ई इक्वल टू माइनस में डी मान लिए। यहाँ पर देखिए अब लेंस सूत्र लगाएंगे इस जगह। लेंस सूत्र अपना होता है क्या, तो लेंस सूत्र इस जगह लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगाएंगे 1/f e ना इक्वल टू में 1/ve और माइनस में 1/ue। अब देखिए 1/fe इक्वल टू में 1/v, मतलब भी ई को क्या माने, माइनस में डी माने हैं, तो लिख सकते हैं इस जगह माइनस में क्या डी, और यहाँ पर माइनस में यू वाई, माइनस में क्या 1/ue। अब देखिए इसको इधर लिखते हैं, यहाँ तक हो गया, इसको डी माने, भी ई को यहाँ पर डी माने, इसीलिए इस जगह माइनस में डी माने, और ये जैसा का था वैसा ही उतार दिए। यहाँ पर देखिए आप लोग एक चीज़ समझना ही भूल गए होंगे, 1/ue को क्या माने, यू ई क्या है, इधर है, ये माइनस में ही होगा। इधर देख सकते हैं ये प्रतिबिंब से किधर बनता है, प्रतिबिंब से इधर बनता है, तो ये माइनस में ही होगा।
इस जगह क्या लिखेंगे, इस जगह देखिए ये माइनस में होगा ना। अब देखिए ये कट कर दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए FO से दोनों पक्ष में गुना करने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे FO से दोनों पक्षों में, दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ गुना करने पड़ते। यहाँ पर लिखेंगे इधर भी गुना होगा तो FO बट्टे में FE इक्वल टू में FO और बट्टे में -D, और यहाँ पर प्लस में FO और बट्टे में क्या लिखेंगे UE। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये FO और UE है ना, इधर ये तो FO और माइनस में D है, तो इधर आएगा बराबर कि इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। तो इस जगह लिखते हैं FE और इधर था माइनस में, तो इधर आया बराबर कि इधर आया तो प्लस में हो गया, और अब यहाँ पर D लिखा गया सीधा सीधी इक्वल टू FO और बट्टे में UE। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। FO और UE को क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं ना। तो इस जगह लिखेंगे M, FO और FE प्लस F0 और D इक्वल टू M, इसको लिखेंगे माइनस, उसके बाद माइनस को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा FO और बट्टे में FE और प्लस में FO और बट्टे में D, इधर ये माइनस में हो गया और इक्वल टू M। यहाँ तक ये तो दूसरा स्थिति हो गया। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 3 देखते हैं। समीकरण 3 बनाएंगे तो अब सीधा सॉल्व भी हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा स्थिति देखेंगे। दूसरा स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, तब देखिए तब U इक्वल टू मान लेंगे क्या, FE मान लेंगे। U इक्वल टू क्या मान लेंगे, FE। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में क्या, समीकरण 1 में देते हैं ना, तब ना पूरेगा, तब ना होगा FO और बट्टे में FE माइनस में ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में U इक्वल टू FE का मान रखने पर, FE का मान रखने पर। अब देखिए मेरा समीकरण 1 कौन चीज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 क्या है, M इक्वल टू F0 और बट्टे में UE, इसी जगह दे देंगे क्या, FE दे देंगे तब हो जाएगा स्थिति 2। यहाँ पर लिखेंगे फिर से M इक्वल टू F0 और बट्टे में UE, ये माइनस में है, यहाँ पर M इक्वल टू क्या लिखेंगे, FO और बट्टे में UE के जगह क्या लिखेंगे, FE। यही हुआ स्थिति सेकेंड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही यह है लेंस निर्माता का सूत्र का व्युत्पत्ति करें, या ऐसे भी हो सकता है लेंस मेकर सूत्र का निगमन करें, इसका मतलब फार्मूला निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वो ऑब्जेक्ट हो गया, इससे प्रकाश की किरण गुजारे, ये हुआ विरल माध्यम, इधर है सघन माध्यम, ये अपवर्तनांक N1 माने, इधर का अपवर्तनांक N2 माने। उसके बाद देखिए ये प्रतिबिंब बनाता है I डैश पर, और ये
काल्पनिक प्रतिबिंब है और ये इधर से सघन माध्यम से गया, इधर एक अभिलंब है। ये अभिलंब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो वही ये अभिलंब की ओर मुड़ी, हल्का मुड़ी अभिलंब की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आई जो प्रतिबिंब बनाता है ये अभिलंब की ओर मुड़ा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दो स्टेप इसका होता है। फर्स्ट स्टेप में ये होता है और देखिए इधर ABC इधर का अलग किए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ABC वाला, यहाँ पर ABC इस जगह देख सकते हैं। O से लेकर B तक की दूरी ये हो गया वस्तु की दूरी हो गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर B से लेकर और I डैश तक की दूरी क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर B से लेकर और यहाँ पर I एक होगा थी उसकी, इसकी मतलब त्रिज्या होती है R2 हो गया, और इधर जो आएगी उसकी त्रिज्या R1 होगा। यहाँ पर इतना तक आप लोग तो अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, तो इस जगह लिखेंगे यहाँ पर देखिए आप लोग गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से लिख दिए। यहाँ पर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से अब आप लोग को मालूम होगा गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं N2 बट्टे क्या होगा V और माइनस में N1 बट्टे U और इक्वल टू में N2 माइनस N1 और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये हो गया किसका फार्मूला, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र का फार्मूला। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर का निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट जो है गोलीय पृष्ठ इसका निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर से क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए प्रथम पृष्ठ कौन है ABC, ये लिख देते हैं यहाँ पर ABC प्रथम पृष्ठ है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पृष्ठ के लिए सबसे पहले N2 देखेंगे, तो N2 इस जगह देख सकते हैं N2 हो गया प्रथम पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पर N2 का प्रथम पृष्ठ यहाँ पर लिखेंगे N2 और इसके बट्टे में V का देखिए N2 क्या होता है I यानी B यानी इससे इतना कि इतना ये बीच की दूरी हो गया V, और यहाँ पर B से लेकर I तक की दूरी को क्या कहते हैं BI डैश। यहाँ पर लिखेंगे BI डैश और माइनस N1 और बट्टे U इक्वल टू में N2 माइनस N1 और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट यानी प्रथम पृष्ठ के लिए हैं तो इसीलिए R1 हो गया। ये समीकरण 1 हो जाता है। अब देखिए दूसरा समीकरण में देखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर से द्वितीयक पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक, यहाँ पर लिख देते अच्छा से। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीयक पृष्ठ कौन है, यहाँ पर देखिए द्वितीयक पृष्ठ है A, यहाँ पर देखिए द्वितीयक पृष्ठ है ADC, तो यहाँ पर लिखेंगे ADC है, लिख दिए यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर N1 इधर हो गया, जो इधर में N1 रहता है उधर N2 हो जाता है, जो N2 रहता है N1 में लिखाता है। तो यहाँ पर N1 अब ये हो गया और N2 अब ये हो गया। इधर जो इधर वस्तु की दूरी थी ये वस्तु की दूरी इधर हो गया, तो अब I डैश ये जो है ये वस्तु का कार्य करेगा I डैश और प्रतिबिंब बनाएगा किस पर, I पर बनाएगा प्रतिबिंब ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से N1 और बट्टे में क्या V और माइनस में N2 बट्टे में U इक्वल टू में N1 और माइनस में N2 और इसके बट्टे में R। अब देखिए N1 ये तो हो चुका है, N1 तो हो चुका है और बट्टे में V और माइनस में इस जगह लगा दिए। उसके बाद देखिए N2, तो N2 दूसरे में क्या है N2 देखिए यहाँ पर ये दूसरे का प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, यहाँ से लेकर यानी D से लेकर
और I तक की प्रतिबिंब की दूरी है, यानी है ये प्रतिबिंब की दूरी। ये वस्तु का कार्य करता है, I डैश वस्तु का कार्य करता है और I जो है ये प्रतिबिंब है, यानी D से लेकर I तक के बीच की दूरी प्रतिबिंब हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे N2 और इसके बट्टे में क्या लिखेंगे D I डैश इक्वल टू में N1 और माइनस N2 और इसके बट्टे में R2 लिखेंगे, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए है, ये दूसरा पृष्ठ है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे N1 और इसके बट्टे में V और माइनस में N2। यहाँ पर देखिए ये वस्तु का जब कार्य करता है इस जगह, ये देखिए I डैश जब वस्तु का कार्य करता है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ये दोनों की बीच की दूरी क्या होगी D और I डैश की, ये दोनों के बीच की दूरी भी ही होगा, क्योंकि वस्तु का कार्य करता है। ये तो था, तो मतलब पहले से प्रतिबिंब है ना, ये वस्तु का काल्पनिक कार्य करता है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दोनों की दूरी क्या होगी D और I, ये दोनों की दूरी क्या होगी B और I डैश होगा ना। तो यहाँ पर लिखते हैं B I डैश इक्वल टू में N1 और माइनस N2 और इसके बट्टे में R2। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर अब लिखेंगे फिर से, देखिए इस जगह क्या लिखेंगे अब फिर से, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। यहाँ पर लिख दिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, छोड़ने पर लिख दिए, यहाँ पर होगा जोड़ने पर। आप लोग अच्छा से देख लीजिए, यहाँ पर होगा जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। उसके बाद देखिए समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है, इधर देख सकते हैं N2 बट्टे BI डैश और माइनस N1 बट्टे U इक्वल टू N2 माइनस N1 और बट्टे में R1। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसको और इसके साथ जोड़ेंगे और इसको तब फिर इसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं N2 और बट्टे में BI डैश ना, तो BI डैश और माइनस N1 और इसके बट्टे में U और प्लस इसको अब जोड़ेंगे तो N1 और बट्टे में V और माइनस में N2 और बट्टे में BI डैश और इक्वल टू में। अब देखिए समीकरण फिर में इसमें इसको जोड़ेंगे ना, यहाँ पर देख सकते हैं N2 माइनस N1 बट्टे R1, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे N2 माइनस N1 और इसके बट्टे में R1 और यहाँ पर प्लस है, प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर N1 माइनस N2 और इसके बट्टे में R2। अब देखिए ये और ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया N1 और बट्टे में U और माइनस में क्या बचा और प्लस में इधर N1 और बट्टे में V, ये दोनों बचा इक्वल टू। अब देखिए इधर क्या होता है, इधर N2 माइनस 1 और इसके बट्टे में R1। अब देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो ये N2 माइनस में इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं N2 और इधर जो प्लस वाला था उधर जाएगा तब ये माइनस में हो जाएगा, तब ना माइनस में से ये प्लस में ही रहेगा N1। तो यहाँ पर लिखते हैं N1 बट्टे में R2। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर से भी N1 कॉमन इधर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे N1, ये हो गया, ये दोनों में से कॉमन ले लिए। अब देखिए ये वाला प्लस वाला इधर ले आते हैं और माइनस वाला उधर भेज देते हैं, तो I बट्टे V और माइनस I बट्टे U। अब देखिए N1 यहाँ दोनों से कॉमन ले लिए। अब देखिए इधर E में से भी N2 माइनस N1 कॉमन ले लेते हैं, N2 माइनस N1 कॉमन ले लिए, ये दोनों मस्त। अब बचा क्या R1 और माइनस में क्या बचा R2, इतना बचा इधर भी। अब देखिए ये N1 है तो उधर भेज देंगे, तो इधर है गुना में उधर चल जाएगा तो भाग में, तो E भी आ जाएगा 1/V और माइनस 1/U को क्या लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/F लिखेंगे, तो इसको 1/F लिख ही लेते हैं। उसके बाद देखिए ये N1 बचा, ये ब्रैकेट लगल था, N1 बचा तो N1 उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या N2 माइनस N1 और इसके बट्टे में N1 ना, ये गुना
ये ब्रैकेट बंद हो गया और यहाँ पर लिखाएगा ये बचा इतना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों, इसके भी बट्टे में n1 है और इसके भी बट्टे में n1 है। यहाँ से ये तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग को अच्छा से डिटेल्स में बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए n2 और माइनस में n1 है, इसके भी बट्टे में n1 है और इसके भी बट्टे में भी n1 है। तो ये दोनों कट गया तो इस जगह बच गया एक ना, इधर बचा है r1 और माइनस r2 यानी बट्टे वाले। अब देखिए यहाँ पर 1/f इक्वल टू में अब क्या लिखेंगे, इक्वल टू में लिखेंगे n2 यानी ये दूसरा किसके सापेक्ष है, n1 के सापेक्ष, यानी n2 किसके सापेक्ष है, n1 के सापेक्ष है। तो इस जगह लिख सकते हैं क्या, n2 1, जो पहला रहेगा ऊपर में जाएगा, जो लास्ट में रहेगा वो नीचे आएगा। यानी n2 n1 के सापेक्ष है और माइनस इस जगह बचा है क्या, एक बचा है, दे दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या बचा है 1/r1 और प्लस माइनस, ये माइनस का चिन्ह है इस जगह देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगाकर r2 लगा देंगे। ये हुआ प्रूव्ड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो बिहार बोर्ड में हर एक 2 साल पर पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र साबित करें। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। आप लोग को वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को बारीकी से देखें, ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देखिए वो ऑब्जेक्ट है, इससे एक प्रकाश की किरण गुजरती है। ये है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम। इससे प्रकाश की किरण गुजरती है और अभिलंब इधर देख सकते हैं, ये अभिलंब है, जो इसको एक नाम दे देते हैं x और इसका नाम दे देते हैं y। ये जो कोण बनता है x y नाम दे दिए इसका, ये हुआ अभिलंब। तो इस जगह लिख देते हैं ये हुआ अभिलंब, अभिलंब हुआ ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कोण बनाता है, तो इसको मान लिए P, ये ध्रुव हो गया P। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं क्या, V मान लेते हैं। इस जगह से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मानते हैं, V मानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर P से लेकर इसको मान लेते हैं C, और P से लेकर C तक की दूरी को मान लेते हैं क्या, यहाँ पर देखिए P से लेकर C तक की दूरी को मान लेते हैं R यानी त्रिज्या। उसके बाद देखिए यहाँ पर वस्तु की दूरी मान लेते हैं O से लेकर, और P तक की दूरी को मान लेते हैं क्या, U मान लेते हैं। इतना तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, U मान लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब इसको मान लेते हैं अपवर्तनांक, यानी इसका निकालना है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र साबित करना है। तो इसको मान लेते हैं n1, इसको मान लेते हैं n2। उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे ना। ये हो गया m, इसको माने हैं, इसको O माने हैं, इसको P माने हैं और इसको C माने हैं, इसको I माने हैं। यहाँ प्रतिबिंब बनता है और ये अभिलंब खींचे थे और इसको मान लिए M और C मानते हैं इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज, ये चलेंगे। सबसे पहले त्रिभुज देखिए MOP में, MO हुआ कौन, E हुआ, और P MOP में यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग बारीकी से देखें ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। तो यहाँ पर त्रिभुज देख सकते हैं, त्रिभुज MOP में, यहाँ पर लिखेंगे MOP में। इस जगह देख सकते हैं थीटा इस जगह निकालना है, तो इस जगह लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, देख सकते हैं इस जगह। यहाँ पर MP, तो लंब इस जगह कौन हो गया, लंब हो गया MP ना। ये तो लंबे हुआ, ये सीधा हो जाएगा तो ये लंबे हुआ MP। ये देख सकते हैं ये लंबे हुआ MP, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब MP। इसके बट्टे में देखिए OP कौन है, ये आधार हो गया OP, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। यहाँ पर लिखिए MP हो गया लंब
और आधार कौन हुआ ओपी, यहाँ पर लिखते हैं ओपी, ओपी हो गया आधार। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब फिर से थीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू यहाँ पर एम पी और इसके बट्टे में ओ पी, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण दूसरा देखिए, समीकरण त्रिभुज अब चलेंगे कौन पी सी एम में, पी सी एम में। यहाँ पर देख सकते हैं फिर से लिखेंगे त्रिभुज पी सी एम में। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी सी एम में लंब कौन हो गया, लंब तो यही रहेगा एम पी है, तो इस जगह लिखते हैं फिर से 10। और यहाँ पर कौन क्या है, यहाँ पर थीटा के जगह अभी क्या है, इस जगह देख सकते हैं थीटा के जगह क्या है एक्स है, तो इस जगह एक्स लिखेंगे फिर से यहाँ पर 10x इक्वल टू में क्या लिखेंगे लंब, तो लंब मेरा कौन हो गया एम पी ए हो गया लंब, जो ये है एम पी यही लंब हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं एम पी। और आधार इस जगह देखिए आधार कौन हो गया, आधार यहाँ पर देख सकते हैं आधार हो गया पी सी, पी सी क्या हो गया आधार हो गया, तो इस जगह लिखेंगे पी और सी, यानी सी पी सीधा लिखते हैं सी पी। उसके बाद देखिए एक्स का वैल्यू इस जगह निकल जाता है एम पी और इसके बट्टे में क्या सी पी, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद देखिए अब समीकरण 3, अब त्रिभुज क्या किस में चलेंगे त्रिभुज एम आई पी में, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से त्रिभुज एम आई पी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज एम आई पी कहाँ पर है, तो इस जगह देखिए एम और आई कौन हुआ ई हुआ आई और पी ई, त्रिभुज एम आई पी में। यहाँ पर लिखेंगे एम आई पी लिख दिए। उसके बाद देखिए 10 थीटा और यहाँ पर थीटा के जगह क्या आप देंगे, थीटा के जगह वाई देंगे, इस जगह देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थीटा के जगह क्या देंगे वाई दे दिए इक्वल टू में। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर से लंब कौन हो गया, लंब हो गया एम पी ना, लंब इस जगह फिर से कौन हो गया एम पी हो गया, तो इस जगह लिखेंगे फिर से लंब क्या हो गया एम पी और बट्टे आधार कौन हो गया, आधार हो गया सी आई, सी आई क्या हो गया आधार हो गया इस जगह ना, सी आई आधार हो गया इस जगह देख सकते हैं सी आई आधार हो गया। सॉरी इस जगह पूरा त्रिभुज लिए हैं तो इसीलिए इसका आधार कौन हो जाएगा पी आई हो जाएगा, यानी आई पी हो जाएगा क्या इसका आधार हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा एम पी लंब हो जाएगा और आई पी आधार हो जाएगा इसके लिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आई पी। उसके बाद देखिए वाई इक्वल टू लिखेंगे फिर से एम पी और इसके बट्टे में आई पी, ये समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद देखिए त्रिभुज पुनः फिर देखिए त्रिभुज किस में चलेंगे त्रिभुज ओ एम सी में, ओ एम सी में। यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ओ एम सी कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ओ एम सी में, त्रिभुज क्या ओ एम सी में। यहाँ पर देख सकते हैं ओ एम सी के लिए त्रिभुज लंब कौन हो गया, इसमें लंब फिर से हो गया, इस जगह देख सकते हैं लंब क्या हो गया इस जगह फिर से ओ एम सी में लंब और कर्ण आधार ये तीनों सेम ही रहता है, इसलिए देख सकते हैं इस जगह फिर से लिखते हैं त्रिभुज ओ एम सी में। उसके बाद देखिए आई इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं किसको अब इसमें हेरेंगे तो आई, यहाँ पर देखिए ये कोण इस जगह दर्शा देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देखिए इसको मानते हैं आई, इसको मानते हैं आई और इसको मानते हैं क्या आर मानते हैं ना, ये कोण को आई ये कोण को आर। इस जगह देखिए फिर से लिखेंगे आई इक्वल टू आई कोण यदि लेते हैं तो शीर्षाभिमुख से ये दोनों कोण बराबर होता है, तो इस जगह लिख सकते हैं ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तब ना पूरेगा, ये कोण और फिर से ये कोण जोड़ेंगे तब शीर्षामुख से ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, यहाँ पर थीटा और प्लस में क्या प्लस में फिर से वहाँ पर क्या है उस जगह एक्स है, ये दोनों को जोड़ें तो आई हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से आई का वैल्यू तो मालूम नहीं है, थीटा का वैल्यू मालूम है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग थीटा का वैल्यू निकाले हैं एम पी बट्टे ओ पी। यहाँ पर लिख सकते हैं एम पी बट्टे
ओ पी और प्लस एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं आप लोग। एक्स का वैल्यू क्या है, एम पी बट्टे सी पी। यहाँ पर लिख सकते हैं एम पी बट्टे में क्या, सी पी। ये क्या हो गया, समीकरण कितना हो गया, समीकरण 4 हो गया। अब देखेंगे समीकरण 5 को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन झट से सॉल्व हो जाएगा। अब चलेंगे त्रिभुज एम सी आई में। उसके बाद देखिए एक्स कोण के लिए है त्रिभुज एम सी आई। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आप लोग को त्रिभुज समझा देते हैं। एम सी आई ये हो गया एक्स इक्वल टू आर प्लस आर के लिए हो गया और प्लस में वाई। ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, जैसे ये लिए थे तो ये दोनों को जोड़े थे। अब ये लेंगे तो जैसे आर लेंगे इस जगह तो किसको जोड़ेंगे, आर को जोड़ेंगे और प्लस में वाई को जोड़ेंगे, इस दोनों कोण को जोड़ेंगे ना, तब ये कोण आ जाएगा एक्स कोण। तो उसके लिए देखिए त्रिभुज आप चलेंगे किस में, एम सी आई में। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एम सी आई में। उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिभुज एम सी आई एक्स इक्वल टू निकलता है, क्योंकि इस दोनों इसको जोड़ेंगे तो ये चलाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, देखिए इस जगह आर प्लस वाई को जोड़ देंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस में क्या, वाई। अब देखिए वाई है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लिख दिए, इधर आर बचा ना। उसके बाद देखिए आर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स का मान इस जगह निकाल चुके हैं आप लोग, समीकरण 2 में देख सकते हैं एम पी बट्टे सी पी। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम पी बट्टे में सी पी माइनस, उसके बाद देखिए y का वैल्यू भी आप लोग निकाल चुके हैं, समीकरण 3 में देख सकते हैं एम पी बट्टे आई पी। तो यहाँ पर लिखेंगे एम पी और बट्टे में क्या, आई पी ना। उसके बाद देखिए ये r का वैल्यू निकल गया, ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण हो गया 5। उसके बाद देखिए अब तो होगा बहुत अच्छा चीज़। अब यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, मात्र 5 समीकरण निकालकर आप इसको अच्छा से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें स्नेल का नियम से यहाँ पर लिख देते हैं स्नेल का नियम। यहाँ पर देख सकते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई और इसके बट्टे में साइन आर होता है ना, साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू क्या होता है n2, यानी दूसरा के यानी n2 के सापेक्ष कौन है, n2 के सापेक्ष यानी n1 के सापेक्ष n2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे n1 के सापेक्ष क्या है, n2। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आई बट्टे आर इक्वल टू में लिख सकते हैं n2 बट्टे n1। इसको त्रिया गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको त्रिया गुना करने पर हो जाता है आई, यानी त्रिया गुना करेंगे तो आई n1 और इक्वल टू में आर n2 ना। इसको त्रिया गुना किए ऐसे और ऐसे गुना किए तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट n1 बचा है और आई का मान आप लोग अच्छा से जान चुके हैं कि आई का वैल्यू हमको आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए आई का वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे, एम पी आई का वैल्यू जितना है इस जगह पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ तक इसका वैल्यू इस जगह पुट कर दिए आई का वैल्यू। उसके बाद देखिए आर का वैल्यू आता है, इस जगह आर है और n2 यानी n2 इधर आ जाएगा, पहले n2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आर का वैल्यू अब पुट करेंगे और आप लोग को पहले ही बता चुके थे 5 नंबर समीकरण में देख सकते हैं एम पी बट्टे सी पी माइनस एम पी बट्टे आई पी, ये आर के वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, ये आर का वैल्यू इस जगह पुट कर दिए। अब चलिए यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब बचता है मेन पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसमें सब में गुना होगा n1 से, इसमें भी सब में गुना होगा किससे, n2 से गुना होगा। तो वो लोग आप लोग अच्छा से पहले लिख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए सब में गुना कर दिए n1 n यहाँ पर किए n2 से इस सब में गुना, यहाँ पर किए n1 से सब में गुना। अब देखिए ये दोनों तो बराबर का चिन्ह है तो बराबरे होगा, इसीलिए ये दोनों को इधर उधर बदल लेते हैं ताकि अच्छा से करने में मज़ा आएगा। उसके बाद देखिए n2 और MP है ना, MP ये जैसा का है वैसा ही रहने देते हैं, MP और OP ऐसे हो गया। और प्लस में इधर देखिए ये माइनस में है कि n2 और MP बट्टे IP,
तो इधर आने तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह दे दिए, उसके बाद इधर ले आए इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा N2 और यहाँ पर हो जाएगा MP और बट्टे में क्या हो जाएगा IP। इसको भी घेर देते हैं इक्वल टू में। अब देखिए यहाँ पर था N1 प्लस में था, उधर जाएगा तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं क्योंकि बचा हुआ है अभी MP और बट्टे में क्या CP। अब देखिए ये इधर गया तो माइनस में हो गया, क्योंकि N1 इधर प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस जगह क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे MP और बट्टे में CP। अब ब्रैकेट इसका बंद कर देते हैं। उसके बाद देखिए अब तो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर देखिए MP क्या है, MP एक उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि ये सम में चला आता है बेहुदा, तो ये क्या हो गया, MP एक उभयनिष्ठ भुजा हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं N2 और यानी N1 और प्लस में N2 क्या ले लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये एक रत्ती भी मिस्टेक होगा तो आप लोग पूरा क्वेश्चन भी खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए OP को क्या लिखेंगे इस जगह। अब चलते हैं फिर से अथी में, यहाँ पर देखिए OP को क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये जो गोलीय पृष्ठ है इधर बनता है, तो इधर प्रतिबिंब जितना भी बनेगा वो सब माइनस में बनेगा, इधर बनेगा तो प्लस में बनेगा। तो यहाँ पर इधर में देखिए माइनस में होगा U, तो यहाँ पर लिखेंगे N1 के जगह क्या लिखेंगे N1, ये उभयनिष्ठ भुजा है तो ये हट जाएगा। अब नीचे चलाएगा क्या माइनस में U, और देखिए प्लस में फिर देखिए यहाँ पर N2 ऊपर में आ जाएगा और MP, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा हुआ तो इस साइडे हो गया। और IP देखिए IP अब कहाँ है, IP इस जगह देख सकते हैं I और P क्या है भी है, तो ये तो प्लसे में होगा ना। IP क्या है, IP ये वस्तु की दूरी है ना, ये IP क्या है वस्तु की दूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं I और P ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, जिससे इसको माने थे क्या भी माने थे। तो यहाँ पर ये इधर है तो ये प्लस में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से क्या भी लिखेंगे ना। उसके इक्वल टू में अब देखिए N2, इधर भी MP क्या होगा उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसलिए इधर भी लिखेंगे N2 और माइनस में N1। अब देखिए CP को क्या लिखे हैं, CP को त्रिज्या माने हैं, C और P को क्या माने R माने हैं। नीचे में R दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, R दे दिए। उसके बाद देखिए अब तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं इसको क्या N2, यहाँ पर लिखेंगे N2 बट्टे भी और माइनस में N1 और बट्टे में माइनस में, यानी ये माइनस तो आ ही गया इधर ना, ये हो गया क्या U हो गया इक्वल टू में अब N2 और माइनस में N1 और बट्टे R ना, बट्टे R। यही हुआ प्रूव्ड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।